नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बांग्लादेश में फिर से सियासी तूफान देखने को मिला है। पूर्व राष्ट्रपति को लेकर यह बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है और आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल हामिद थाईलैंड भागे हैं। आधी रात थाईलैंड भागे अब्दुल हामिद शेख हसीना के करीबी हैं। अब्दुल हामिद पर कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। बड़ी खबर है, पूर्व राष्ट्रपति और आवामी लीग के नेता अब्दुल हामिद पर बीते साल जुलाई अगस्त में प्रदर्शन के मामले में कई गंभीर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। उनको पूर्व पीएम शेख हसीना का करीबी माना जाता है। बांग्लादेश में एक बार फिर से राजनीतिक हलचल देखने को मिली है। बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिद देश छोड़कर चले गए हैं। हामिद बेहद गुपचुप तरीके से रात के 3 बजे ढाका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से थाई एयरवेज की उड़ान से सवार होकर थाईलैंड चले गए। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हामिद ने इतने आनन फानन में देश छोड़ा कि वो लुंगी में ही फ्लाइट में सवार हुए। 81 साल के अब्दुल हामिद 2013 से 2023 तक 10 वर्ष बांग्लादेश के राष्ट्रपति रहे हैं। वो शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी से जुड़े हैं और कई मुकदमों का सामना कर रहे हैं। हाल ही में आवामी लीग पर भी बैन लगा दिया गया था। तो एक बार फिर से बांग्लादेश में सियासी उथल पुथल देखने को मिल रही है और पूर्व राष्ट्रपति देश छोड़कर चले गए हैं। बांग्लादेश में ये सियासी तूफान देखने को मिला जिस तरीके से। बड़ी खबर जो सामने आ रही है, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल हामिद थाईलैंड भागे हैं। बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। शेख हसीना के करीबी अब्दुल हामिद बताए जाते हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। इस बीच हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट यूके देवनाथ जी जुड़ गए हैं। देवनाथ जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। सर, जिस तरीके से कि बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि बांग्लादेश में एक बार फिर से सियासी तूफान ये देखने को मिल रहा है, क्या जिस तरीके से पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल हामिद देश छोड़कर भागे हैं, ऐसी ही स्थितियां बांग्लादेश में बनी रहने वाली हैं? लगातार लोग बांग्लादेश छोड़कर जाएंगे या आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि स्थितियां सामान्य होती नजर आएंगी बांग्लादेश में? जी हाँ, जब से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की केयरटेकर सरकार पावर में आई है जी, पावर में तो क्या ही वो स्ट्रीट प्रोटेस्ट करते करते बसों को आग लगाते उन्होंने सत्ता हासिल कर ली है। पिछले साल अगस्त की बात है जी, तब से बांग्लादेश में एक आबोहवा चली है जो कि जिसके 3 मुख्य बिंदु हैं। एक तो भारत विरोधी व्यवहार, और दूसरा है अवामी लीग और शेख हसीना के विरुद्ध व्यवहार, और तीसरा है कि कैसे जल्दी से जल्दी बांग्लादेश में उन सब लोगों को धरपकड़ किया जाए जो किसी भी तरह से शेख हसीना की सरकार या अवामी लीग की सरकार से जुड़े हुए थे। इसके रहते अब मोहम्मद यूनुस की सरकार जो है वो लगातार पाकिस्तान की गोद में जा रही है और चीन की जेब में बैठ रही है। हो ये रहा है बांग्लादेश में कि मोहम्मद यूनुस की सरकार तो चुनी हुई सरकार है नहीं। कुछ इस्लामी तत्वों की मदद से और कुछ रूढ़िवादी स्टूडेंट ग्रुप्स की मदद से वो गलियों में आग लगाते हुए, पत्थर फेंकते हुए पावर में आ गए हैं। तो गुंडाई एलिमेंट का बहुत ज्यादा प्रभुत्व है। जी, हाँ, वो कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेश में किसी तरह का एक इलेक्शन हो जाए दिसंबर के महीने में, क्योंकि बांग्लादेश के ऊपर सभी देशों से दबाव है, खासतौर से यूरोपियन देशों से, कि मोहम्मद यूनुस की सरकार को जल्दी से वहां पर एक इलेक्शन कराना चाहिए। तभी यूरोप के देश कह रहे हैं कि वो बांग्लादेश को रिकॉग्निशन देंगे या बांग्लादेश को आर्थिक वित्तीय सहायता देंगे। तो मोहम्मद यूनुस की सरकार जब दिसंबर में इलेक्शन करा लेगी, हो सकता है उसके बाद नॉर्मलिसी उनके व्यवहार में आ जाए। तो जी, होता ये है कि बांग्लादेश में भारत विरोधी कदम लेने पर या भारत विरोधी बयान देने पर एक तबका है जो आंख बंद करके उसके बाद इन कट्टरपंथी ताकतों को वोट देता है। जी, ऐसा पहले भी हो चुका है। जी, जी बिल्कुल। इस बीच हम अपने एक और खास मेहमान से अपने दर्शकों का परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ संदीप श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं। साथ ही साथ मेरे सहयोगी रैनिक दत्ता भी जुड़े हैं। रैनिक, मैं इस बीच आपके पास आना चाहूँगा और कुछ अपडेट्स मैं आपसे लेना चाहूँगा जो स्थितियाँ इस वक्त बांग्लादेश में बनी हुई हैं। जिस तरीके से लगातार बांग्लादेश को लेकर बात की जाए, बांग्लादेश के हालात यही बने हुए हैं। पिछले करीब 1 साल से बांग्लादेश की स्थितियाँ डामाडोल बनी हुई हैं और जब से मोहम्मद यूनुस सत्ता में काबिज हुए हैं, लगातार उनका ये कहना है कि हम स्थितियों को सामान्य करने के लिए प्रयासरत हैं। लेकिन
रैनिक, आप भी लगातार इन चीज़ों को देख पा रहे हैं, हम भी लगातार इन चीज़ों को देख पा रहे हैं और जो तस्वीरें भी लगातार बांग्लादेश से निकलकर सामने आ रही हैं वो लगातार यही कह रही हैं कि बांग्लादेश में हालात सुधरते नजर नहीं आ रहे। हाँ, एकदम ही देखिए, जिस तरीके का तस्वीर बांग्लादेश से निकल के सामने आ रहा है वो तस्वीर साफ कह दे रहा है कि कट्टरपंथी राज जब तक बांग्लादेश में कायम है तब तक बांग्लादेश में ये जो ये तस्वीर नहीं बदलेगा, क्योंकि मोहम्मद यूनुस सत्ते में आने के बाद से अगर देखा जाए तो मोहम्मद यूनुस सत्ते में आने के बाद से बांग्लादेश में एक कट्टरपंथी राज देखने को मिला है। और मेनली जो शेख हसीना का पॉलिटिकल पार्टी है आवामी लीग, उस आवामी लीग का जो सपोर्टर्स है उनको मिटाने का जो कोशिश वो लगातार बांग्लादेश में किया जा रहा है। जो भी आवामी लीग का सपोर्टर्स है या तो जो भी आवामी लीग का कार्यकर्ता है उनके खिलाफ में जो कार्रवाई वो भी इंटरिंग गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है। अब कुछ दिन पहले भी देखेंगे कि शेख हसीना समेत टोटल 12 लोगों के खिलाफ में एफआईआर दायर किया गया था और उसी एफआईआर के मुताबिक इस 12 लोगों के खिलाफ में अरेस्ट वारंट भी निकाला गया था और 12 लोगों को किसी भी हालात पर जेल में कैद करने का जो कोशिश वो मोहम्मद यूनुस की तरफ से किया जा रहा था। उसमें शेख हसीना का नाम भी शामिल है और शेख हसीना को देश में वापस ले आने के लिए उसको ही हथियार जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस का इंटरिम गवर्नमेंट। और अभी जो तस्वीर देखने को मिल रहा है सिर्फ शेख हसीना का पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर्स नहीं, उसके साथ साथ जो लोग शेख हसीना का होकर बात करते थे या तो बोल सकते थे करीबी है, आवामी लीग का करीबी है, उनके खिलाफ में भी कार्रवाई किया जा रहा है, उनके खिलाफ में भी एक्शन लिया जा रहा है, जिसका कारण में ही इस तरीके का जो घटना वो बांग्लादेश में सामने आ रहा है। बांग्लादेश का जिस तरीके का घटना सामने आ रहा है उसमें एक बात तो साफ हो चुका है कि मोहम्मद यूनुस सत्ता में आने के बाद से ही जो पॉलिटिकल प्रेशर आवामी लीग के ऊपर तैयार किया जा रहा है या तो बोल सकते हैं कट्टरपंथियों का जो प्रेशर आवामी लीग का जो सपोर्टर्स के ऊपर तैयार किया जा रहा है, उसके पीछे एक ही मकसद हो सकता है कि जो इलेक्शन होगा उस इलेक्शन में किसी भी हालात पर आवामी लीग को पार्टिसिपेट ना करना दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने कि लगातार यही हालात जो है वो बांग्लादेश में देखने को मिल रहे हैं। और मोहम्मद यूनुस को लेकर बात की जाए, जहां एक और वो ये कह रहे थे कि मुझे सत्ता का मोह नहीं है, लेकिन जो स्थितियां बनी हुई हैं उनको देखकर यही लगता है कि जो मोहम्मद यूनुस है वो सत्ता के मोह में, कुर्सी के मोह में फंसते चले जा रहे हैं। संजीव जी, मैं आपका रुख करूंगा। सर, जिस तरीके की स्थितियां बांग्लादेश में आप भी लगातार देख रहे हैं और अक्सर हम लोग इस विषय पर चर्चा भी करते रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से चुनाव की बातें कही जा रही हैं बांग्लादेश में चुनाव मुमकिन है? क्योंकि मोहम्मद यूनुस को अब देखा जाए जिस तरीके से, शुरुआत में तो उन्होंने काफी बातें कही कि हम आने वाले 6 महीने में बांग्लादेश में चुनाव करवाएंगे, लेकिन तारीख जो है वो बार बार बदलती चली गई, आगे चलती चली गई। देखिए, मोहम्मद यूनुस की जो सरकार का जो पूरा चरित्र है संदिग्ध है और वो जिस तरीके की लगातार कवायदे कर रहे हैं, लगातार वो अपने कथनी और करने में अंतर हमेशा उनका दिखता है। तो ऐसे में जो उनसे इस बात की अपेक्षा करना कि ये बहुत जल्द इलेक्शन अनेकों तरीके के जो प्रिटेक्स्ट जो बहाने होते हैं कि इलेक्शन रिफॉर्म्स कराएंगे और इलेक्शन रिफॉर्म को पूरी तरीके से कराएंगे और उसके बाद जी बिल्कुल संजीव जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जाहिर तौर पर जो स्थितियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं वो यही इशारा करती हैं कि मोहम्मद यूनुस जो है वो सत्ता छोड़ने को राजी नहीं हो रहे हैं। मैं अपने दोनों मेहमानों से और अपने सहयोगी रैनिक से इस बीच रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तीनों मेरे साथ बने रहें और अब बात करेंगे चटगांव बनेगा बांग्लादेश का बलूचिस्तान। तो बड़ी खबर इस बीच आप तक पहुंचा दें, जहां बांग्लादेश के चटगांव में एक बार फिर से बगावत की आग जो है भड़कती उठी है। बलूचिस्तान बनने की राह पर बांग्लादेश का चटगांव है। चटगांव में बांग्लादेश के खिलाफ विद्रोह की आवाज उठी है और चटगांव का विद्रोह यूनुस सरकार के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ नजर आ रहा है। चटगांव हिल ट्रैक्टस के लिए स्वायत्तता की मांग तेज हो गई है। बंगालियों और आदिवासियों के बीच इस वक्त टकराव देखने को मिल रहा है। कट्टरपंथियों के खिलाफ स्थानीय लोगों ने हथियार उठा लिए हैं। चटगांव ने यूनुस सरकार की चिंता बढ़ा दी है। बंगाली बसाहट समर्थकों के धमकियों ने चिंता बढ़ाई है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। चटगांव हिल्स ट्रैक्टर्स के लिए स्वायत्तता की मांग तेज हो चली है।
और लगातार जो है विरोध वो इस वक्त देखने को मिल रहा है। यूनुस सरकार की नई मुसीबत चटगांव, उसको लेकर बात करेंगे। बलूचिस्तान की राह पर बांग्लादेश का चटगांव इस वक्त चलता हुआ नजर आ रहा है। चटगांव ने यूनुस सरकार की चिंता बढ़ा दी है। बंगाली बसाहट समर्थकों की धमकियों ने चिंता को और ज्यादा बढ़ाया है। बंगालियों और आदिवासियों के बीच यहां टकराव देखने को मिल रहा है। चटगांव के लिए स्वायत्तता की मांग भी तेज हो चली है और चटगांव में हिंदुओं पर हमले भी तेज हो गए हैं। आदिवासियों के खिलाफ उग्र बयानों ने हालात को तनावपूर्ण बनाया है। बलूचिस्तान की तरह ही चटगांव भी अलगाववादी रुख अपना रहा है। चटगांव बांग्लादेश के लिए नया बलूचिस्तान बनता हुआ नजर आ रहा है। CHT में उभरती आवाज अब ढाका की सत्ता के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। और सबसे पहले रुक करेंगे हमारे सहयोगी रैनिक का। रैनिक, सबसे पहले मैं आपसे अपडेट्स इस पूरे मामले पर चाहूंगा कि क्या इन्फॉर्मेशंस आपको मिल पा रही हैं, किस तरीके से चटगांव में स्थिति बनी हुई है और आखिर ऐसी क्या वजह है कि चटगांव को बलूचिस्तान से कंपेयर किया जा रहा है? हाँ देखिए, इतने दिन से पाकिस्तान का बलूचिस्तान में जिस तरीके का तस्वीर देखने को मिल रहा था, जिस तरीके का विरोध पाकिस्तान सरकार के खिलाफ में देखने को मिल रहा था, वैसा ही एक तस्वीर अभी चटगांव में देखने को मिल रहा है। और इसी वजह से बलूचिस्तान के साथ कंपेयर किया जा रहा है चटगांव को, क्योंकि अगर चटगांव का बात किया जाए तो उसका जियोग्राफिकल अगर स्ट्रक्चर उनको देखा जाए तो उसमें दिखाई देगा कि चटगांव जो है वो बहुत ही छोटा जगह है और उसको जो सुविधा मिलना चाहिए था बांग्लादेश सरकार से, वो सुविधा उनको सही तरीके से नहीं मिलता है। और इसी को लेकर चटगांव में बहुत सारे जो चटगांव का आदिवासी लोग हैं उनके मन में बहुत सारे क्षोभ इसके पहले भी था। और अभी इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद से अगर देखा जाए तो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद से चटगांव में बहुत सारे ऐसे किस्से हुए जिसमें कट्टरपंथियों की तरफ से हमला किया गया। अगर देखेंगे तो अगस्त महीना, नवंबर महीना, दिसंबर महीना, ये तीनों महीने का अगर बात किया जाए तो इस तीनों महीने में चटगांव में बहुत सारे ऐसा एरिया है जिस एरिया में जो हिंदू परिवार है उस हिंदू परिवार के ऊपर हमला किया गया था। जो महिला है, महिला का सुरक्षा को लेकर सवाल पैदा हुआ था। ये 3 महीने में, दिसंबर महीने का अगर बात किया जाए तो दिसंबर महीने में एक तस्वीर सामने आया था, वो भी चटगांव से है कि मुक्ति योद्धा जो है 1971 वर्ग का जो मुक्ति योद्धा, उनके ऊपर भी कट्टरपंथियों का जो राज वो देखने को मिला था। कट्टरपंथियों की तरफ से उनको घर से निकालकर उनको बिल्कुल अनेक ऐसी घटनाएं बांग्लादेश में इस वक्त आम हो चली हैं। और अगर बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है उसको लेकर बात की जाए तो अंतरिम सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। संजीव जी, मैं आपका रुख करूंगा। अगर बात चटगांव को लेकर की जाए, संजीव जी, आप जो चटगांव की स्थिति उसे किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से बलूचिस्तान से चटगांव को कंपेयर किया जा रहा है, क्या वैसी स्थितियां, उस तरह का आक्रोश, उस तरह की आजादी की लड़ाई चटगांव में देखने को मिल रही है? देखिए, बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व की ये जो अंतरिम सरकार है, वो जिस तरीके से अपने जो भी उसकी कार्यशैली है उससे ऐसी जो टेंडेंसी बांग्लादेश के अंदर भी और अधिक बढ़ सकती हैं। वो ऐसे जो कट्टरपंथी तत्वों को सपोर्ट देने का जो कार्य कर रहे हैं, कट्टरपंथियों के इशारों पर कार्य कर रहे हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और वहाँ का पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है वो जिस तरीके से पूरे बांग्लादेश की स्थितियों में अपना इंटरवेंशन बढ़ा रहा है, उस वजह से मेरा ऐसा मानना है कि चटगांव ट्रैक हिल्स के जो इलाके हैं वहाँ पर लोगों के अंदर जाहिर है कि उनकी जब मांगे और उनकी जो अपनी बेसिक जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं होंगी तो ये प्रवृत्तियां और बढ़ेंगी। और वहाँ पर इस तरीके का जो मिस गवर्नेंस है उसकी वजह से एक अलगाववादी जो वहाँ की जो मांग है वो तेज हो सकती है। और इसके लिए जो वर्तमान का वहाँ का डिस्पेंसेशन है जो बांग्लादेश का, वो उसमें जो आग में घी डालने का ही कार्य कर रहा है। और ये बात स्पष्ट रूप से दिखती है कि जो बांग्लादेश में जो वर्तमान की जो सरकार है वो उसका जो चरित्र है संदिग्ध है, जैसे कि मैंने कहा। और वहाँ के लोगों के सेंटिमेंट्स को वो नहीं समझ पा रही है, लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं करती है। ये गैर निर्वाचित सरकार है और ये लगातार अनेक बहानों के माध्यमों से
जो इलेक्शंस को टालने का ही कार्य कर रही है। तो बांग्लादेश की सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि वहां पर तुरंत इलेक्शंस कराए जाए और वहां पर जनता के द्वारा चुनी गई जो सरकार है, जो भी वहां की जनता वहां पे लीडर्स को चुने, वो एक निर्णय ले। लेकिन संजीव जी, सरकार तो पहले भी जनता ने चुनी थी, सरकार लगातार चल रही थी, लेकिन उसके बाद भी ऐसी स्थितियां उभर आई। एक बार मैं देवनाथ जी से रुक करता हूं। देवनाथ जी, अगर सुरक्षा मानकों को लेकर बात की जाए तो चटगांव को अगर मैं देखूं तो चटगांव जो है वो भारत के साथ भी अपनी सीमाओं को शेयर करता है। त्रिपुरा से सीमाएं लगती हैं चटगांव की। ऐसे में चटगांव में जो स्थितियां इस वक्त देखने को मिल रही है, अगर चटगांव में जो अलगाववादी हैं वो और उग्र होते हैं, चटगांव अगर बांग्लादेश से अलग होता है तो भारत के लिए किस तरीके से मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि बड़ा बॉर्डर एरिया त्रिपुरा जो है वो चटगांव के साथ शेयर करता है। जी हाँ, चटगांव हिल ट्रैक्स में जो लोग रहते हैं उन्हें कहा जाता है चकमा जी। और हजारों साल से, सैकड़ों साल से, अंग्रेजों के समय से भी चकमा जो हैं कभी भी कंट्रोल में नहीं आए हैं, ट्राइबल्स हैं जी। तो होता क्या है कि उनके रहन सहन का तरीका, उनके सोचने का तरीका, खान पान, वेशभूषा और सबसे बड़ी बात है उनके सोचने का तरीका एकदम अलग होता है जी। शहर वासियों से या जो लोग प्लेन्स में यानी जमीन में रहते हैं, फर्टाइल लैंड में रहते हैं। तो चकमास हमेशा से, अंग्रेजों के समय से भी, और जब ईस्ट पाकिस्तान था तब भी, और 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ तब से ही वो अपनी थोड़ी बहुत अलग तरह से अपने इलाके को चलाना चाहते थे, अभी भी चाहते हैं। तो हम मोटा मोटी कह सकते हैं कि वो शुरुआती दौर में कभी भी उन्होंने बांग्लादेश से अलग होने की मांग नहीं की, क्योंकि उनको मालूम है कि वो बांग्लादेश से अलग होकर अपनी इकोनॉमी को चला नहीं पाएंगे। बिल्कुल 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 देवनाथ जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोनों मेहमान मेरे साथ बने रहें। और रैनिक, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए भी। इस बीच एक बड़ी खबर है, उसका रुख कर लेते हैं। भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भारत के समर्थन में खुलकर इजराइल आया है। जंग में भारत को पूरा समर्थन है, इजराइल ने कहा। आतंक के खिलाफ भारत को दुनिया का साथ मिला, ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। इजराइल ने भारत का खुलकर समर्थन किया। एक बड़ी खबर यह निकलकर सामने आ रही है, आतंक के खिलाफ भारत का साथ दिया है। भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भारत के समर्थन में इजराइल खुलकर आया है। जंग में भारत को पूरा समर्थन है, इजराइल ने कहा। ये तो भारत के समर्थन में खुलकर इजराइल आया, ये बड़ी खबर इस बीच जो निकलकर सामने आई है। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से अगर हमने देखा भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति बनी हुई थी, खुलकर कोई भी देश जो है वो साथ नहीं आया था। हर कोई ये कह रहा था कि आतंक की लड़ाई है, आतंक खत्म होना चाहिए, लेकिन इजराइल, संजीव जी, जिस तरीके से अब खुलकर भारत के साथ आया, किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि भारत के साथ पूरा विश्व खड़ा है। बिल्कुल। और आतंकवाद की चुनौती मानवता के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती का जो मुकाबला है, उसकी जो लड़ाई है, उसके ऊपर जो विजय का जो अभियान है वो भारत चला रहा है। जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ चला रहा है। और भारत इस आतंकवाद के इस युद्ध में जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे राष्ट्रों का जो पूरा जो समर्थन है वो और अधिक आपको दिखेगा। और ये जो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पहलगाम की घटना की कड़ी निंदा भी की थी, और इस संदर्भ में इजराइल का पूरा समर्थन भारत के साथ रहा। और भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया, जाहिर है कि इजराइल की बहुत वॉच थी, उसके ऊपर क्लोज वॉच थी। और उसी तरीके से हमारा जो रिस्पांस 7 अक्टूबर 2023 की इजराइल के ऊपर किए गए सबसे बड़े आतंकी हमले के संदर्भ में था। उसी दिन, जिस दिन ये घटना हुई थी 7 अक्टूबर को, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट, अपने जो एक्स के माध्यम से मैसेज, सोशल मीडिया मैसेज के माध्यम से अपनी सॉलिडारिटी पूरी तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के साथ व्यक्त की थी। एक बहुत बड़ा जेस्चर था। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डे 1 से ही इजराइल का उसके आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध में साथ दिया है। और उसी तरीके से अब जब भारत आतंकवाद की लड़ाई लड़ता है तो इजराइल साथ आकर के खड़ा है। और ये जहां तक अन्य राष्ट्रों, बिल्कुल संजीव जी, एक स्पष्ट संदेश ये पाकिस्तान को भी जाता है कि किस तरीके से तमाम जो बड़े देश हैं वो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं इस आतंकवाद की लड़ाई में। देवनाथ जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से इजराइल का समर्थन भारत को मिला है, अगर इजराइल के समर्थन को देखा जाए, किस तरीके से ये समर्थन महत्वपूर्ण, क्योंकि अगर बात पाकिस्तान को लेकर की जाए तो पाकिस्तान को ज्यादा बड़े देशों का समर्थन नहीं है। तुर्की, अजरबैजान, और बड़े देश में बात की जाए तो केवल और केवल चीन।
जी हाँ अभिषेक, भारत के समर्थन में पूरा विश्व खड़ा है। और तो और ज्यादातर मुस्लिम देश, ज्यादातर ओआईसी के जो मेंबर कंट्रीज हैं, अरब लीग के करीबन करीबन सब देशों ने ही भारत का समर्थन किया है और ये कहा कि आतंकवाद की कोई जगह नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के समर्थन में कोई भी देश प्रैक्टिकली खड़ा नहीं है। जी जब हम बात करते हैं अजरबैजान, तुर्की है, उन्होंने जो मदद दी है पाकिस्तान को, छोटी छोटी मदद दी है। लेकिन भारत के समर्थन में इजराइल जब खड़ा है, इजराइल ने हमें बहुत बड़ी बड़ी मदद दी है। शायद सुरक्षा कारणों से सबका यहाँ पर ब्यौरा देना उचित नहीं होगा। जी इजराइल हमेशा से ही भारत के साथ सुरक्षा कारणों से खड़ा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इजराइल ने 1999 में जब कारगिल हुआ था तो इजराइल ने हमें तब बहुत बड़ी तादाद में इंटेलिजेंस सूत्र बताए थे। और सबसे बड़ी बात है कि इजराइल ने उस वक्त हमें विशिष्ट जीपीएस गाइडेड, लेजर गाइडेड वेपन सिस्टम्स दिए थे। और कारगिल युद्ध के बिल्कुल समय देवनाथ जी, इजराइल मतलब जो इजराइल है वो भारत का पुराना दोस्त है और पुरानी दोस्ती को इजराइल कायम रखे हुए भी नजर आ रहा है। आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप बने रहें। बड़ी खबर है उसका रुख कर लेते हैं, जहां पाकिस्तान भारत को लेकर बड़ी खबर है। भारत पाकिस्तान सीज फायर पर ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भारत पाकिस्तान के बीच 18 मई तक सीज फायर को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सहमति 18 मई तक सीज फायर को लेकर बनी है और 18 मई तक युद्ध विराम रहेगा। पाकिस्तान की ओर से 18 मई तक सीज फायर की बात कही गई है। 18 मई तक सीज फायर बढ़ाने पर सहमति बनी है। पाकिस्तान की ओर से 18 मई तक सीज फायर की बात कही गई है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकल कर सामने आई है। संजीव जी, जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार जो है कीचड़ भभकियां दे रहा है, लेकिन दूसरी ओर लगातार वो गिड़गिड़ा रहा है, बिलबिला रहा है और इसी कड़ी में 18 मई तक सीज फायर के लिए भी गिड़गिड़ाता नजर आया वो। जी जी, देखिए सीज फायर के सिवाय पाकिस्तान के पास अभी कोई विकल्प नहीं है। कि भारत ने बहुत स्पष्ट किया हुआ है कि यदि पाकिस्तान जैसा व्यवहार करेगा, भारत का व्यवहार उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना रिस्पांस रखेंगे। और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ये बात पाकिस्तान को बिल्कुल स्पष्ट कर दी थी कि यदि आप एस्केलेशन के मोड में जाएंगे तो भारत भी किसी भी तरीके का स्टेप लेकर के उसकी तरफ आगे बढ़ेगा, एस्केलेशन को रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन यदि पाकिस्तान सीज फायर को मानता है, यदि उसको ऑब्जर्व करता है, उसको फॉलो करता है, तो जाहिर है कि ऐसे में भारत का जो भी रिस्पांस होगा वो अकॉर्डिंगली होगा और सकारात्मक होगा। और हम भी नहीं चाहेंगे कि ये पूरी स्थिति और अधिक एस्केलेट हो। तो ये स्पष्ट है कि पाकिस्तान के ऊपर भारी दबाव है। भारत ने एक बहुत ही स्ट्रांग डिटरेंस इम्पोज किया है और अब तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने एक जो न्यू नॉर्मल सेट किए हैं, जिसमें कि अब आतंकवाद और आतंकवाद के पनाहगारों को एक समान ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो ये और किसी तरीके का न्यूक्लियर ब्लैकमेल इत्यादि भी नहीं चलने वाला। और इस तरीके की जो भी पाकिस्तान की बिल्कुल संजीव जी, भारत ने साफ कर दिया है कि जो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग है, ये न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी और पाकिस्तान से अगर बात होगी तो केवल और केवल आतंकवाद को लेकर बात होगी और पीओके को लेकर बात होगी। देवनाथ जी, जिस तरीके से अभी मैंने भी जिक्र किया कि लगातार जो है भारत स्पष्ट तौर पर संदेश पाकिस्तान को दे रहा है कि पाकिस्तान से बात केवल दो मुद्दों पर होगी। पहला मुद्दा आतंकवाद, दूसरा मुद्दा पीओके। जी हाँ, देखिए पाकिस्तान के साथ फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर पर सीज फायर कायम है जी। और ये अच्छी बात है कि दोनों देशों ने ये कहा है कि सीज फायर को हम एक्सटेंड भी कर देंगे। उसके बाद क्या होगा ये सोचना ज्यादा जरूरी है। क्या भारत हमला कर देगा सीज फायर की मियाद खत्म होने के बाद ही? ऐसा नहीं करेगा। भारत बहुत ही मैच्योर और परिपक्व देश है और हम उम्मीद करते हैं कि सीज फायर की मियाद खत्म होने के बाद पाकिस्तान भी अपना कोई हमला किसी भी तरह से शुरू नहीं करेगा। जहां तक हमारी शर्त सिर्फ एक ही है पाकिस्तान के साथ कि पाकिस्तान एक बार किसी तरह से, शुरुआती दौर में जाहिर बात है कि सामने आके नहीं बोलेंगे, लेकिन पृष्ठभूमि में कम से कम इतना भरोसा दे दे कि जेएनके में, जम्मू कश्मीर में वो अब पाकिस्तान से कोई भी उग्रवादी हरकतों को स्पॉन्सर नहीं करेंगे। छोटी सी, बहुत ही छोटी सी बात है। उनको कहना है हाँ, और हम एक्सरसाइज सिंदूर को फिलहाल रोक देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और देवनाथ जी, यही बड़ी बात है, यही बड़ी बात है कि पाकिस्तान हाँ कहेगा या नहीं, क्योंकि आतंकियों को मुआवजा दे रहा है पाकिस्तान। आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच बड़ी खबर है, पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने एक बड़ा बयान दिया है।
भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर बढ़ा, इशाक डार ने कहा ये। और भारत पाकिस्तान के बीच 18 मई तक सीज फायर हुआ है। दोनों देशों के डीजीएमओ की बातचीत में यह फैसला लिया गया है। डीजीएमओ के बीच अब 18 मई को बातचीत होगी। ये बड़ी खबर है जिस बीच सामने आ रही है। भारत पाकिस्तान के बीच 18 मई तक युद्ध विराम, और विदेश मंत्री जो पाकिस्तान के इशाक डार हैं, उनका ये बड़ा बयान सामने आया है। भारत पाकिस्तान का जो सीज फायर है उसको लेकर उन्होंने ये बयान दिया। दोनों मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। और संजीव जी, जिस तरीके से पाकिस्तान के विदेश मंत्री का भी बयान सामने आया है, और अगर बात डीजीएमओ स्तर की बैठक को लेकर की जाए, पहले भी जो डीजीएमओ स्तर की बैठक हुई थी उसमें भी भारत ने स्पष्ट संदेश पाकिस्तान को दिया था कि बात जो है केवल और केवल आतंकवाद को लेकर ही अब पाकिस्तान से होगी। सभी तरीके की ट्रेड डायरेक्ट इनडायरेक्ट पाकिस्तान से खत्म कर दी गई है। और अगर बात सिंधु जल समझौते को लेकर की जाए संजीव जी, वो भी स्थगित कर दिया गया है। उसको लेकर पाकिस्तान जो है लगातार बिलबिलाता नजर आ रहा है, और लगातार पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम अपनी आवाज़ को उठाएंगे और आगे लेकर जाएंगे। लेकिन ऐसे में संजीव जी, बात अगर की जाए पाकिस्तान को लेकर, किस तरीके से पाकिस्तान की मुश्किलें आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर सिंधु का पानी भारत के द्वारा रोका गया है, आने वाले दिनों में गर्मियाँ और भी ज़्यादा बढ़ेंगी, पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ेंगी। देखिए, भारत का के द्वारा जो ये एक्शंस लिए गए हैं, सिंधु जल समझौते के स्थगन का, अन्य जो मेजर्स लिए गए हैं, आयात के ऊपर प्रतिबंध लगाना, और वाघा अटारी बॉर्डर क्लोज करना इत्यादि, जो सारे जो निर्णय लिए गए हैं वो लगातार कायम रहेंगे। और जैसा कि हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने अपने एक लेटेस्ट बयान में इस बात को कहा है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के संदर्भ में इर्रिवोकेबल एक्शन नहीं लेगा, जब तक कि ऐसा एविडेंस बेस्ड एक्शन लेकर के नहीं दिखाएगा कि उसने आतंकवाद को त्याग दिया है, भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें करना उसने बंद कर दिया है, और इसके लिए हमें प्रमाण चाहिए, एक इरिवर्सिबल, वेरीफाइबल, क्रेडिबल स्टेप। जब तक वो आतंकवाद के खिलाफ लेकर के नहीं दिखाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई बड़े स्तर की बातचीत होने जा रही है। और ये जो भारत की शर्त है वो लगातार कायम है कि पाकिस्तान को आतंकवाद के विरुद्ध प्रामाणिक कदम, एविडेंस बेस्ड एक्शंस लेकर के दिखाने होंगे। शब्दों से काम नहीं चलेगा। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के फेस वैल्यू पर हम भरोसा नहीं करते हैं, और पाकिस्तान ने लगातार जिस तरीके से धोखे देने का डिसेप्टिव जो टेंडेंसीज दिखाई हैं, उसके आधार पे तो उसके शब्दों पर बिल्कुल ठीक है संजीव जी आपने कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से अभी पहले मैंने भी इस बात का जिक्र किया कि पाकिस्तान जहां एक और ये कहता है कि हम आतंकवाद को लेकर लड़ाई करेंगे, लेकिन दूसरी ओर आतंकियों को ही मुआवजा देता है। देवनाथ जी, जिस तरीके से यहाँ पर बात अगर सीज फायर को लेकर की जाए, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान सुधरता नजर आएगा? क्योंकि पाकिस्तान अभी जिस तरीके से यहाँ युद्ध के मुहाने पर खड़ा नजर आया, रोता गिड़गिड़ाता बिलबिलाता नजर आया, लेकिन उसके बावजूद भी आतंकियों को जो सहयोग वो कर रहा है वो खत्म नहीं कर रहा। अभिषेक, अभी देखिए 3 प्रायोरिटी हैं। एक, सीज फायर ना तोड़ा जाए। उभय पक्ष सिंसियरली कोशिश कर रहे हैं, हमारे डीजीएमओ जो हैं वो बात कर चुके हैं। वैसे मैं दर्शकों को बता दूं कि डीजीएमओ करीबन हर हफ्ते बात करते हैं, हर दिन आजकल बात करते हैं। 5 मिनट की बात होती है, हेलो हेलो, ऑल फाइन ऐसे। दूसरी बात यह है कि उभय पक्ष बहुत कोशिश कर रहा है कि ना सिर्फ सीज फायर ना तोड़ा जाए, वरन पाकिस्तान ने जो अपनी हरकतें हैं पिछले 1 हफ्ते से कंट्रोल करने की कोशिश की है। जमीन पर इसका थोड़ा सा एहसास है कि पाकिस्तान जमीन पर अपने फायर को कंट्रोल कर रहा है, और जमीन पर वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भारत में शायद वो कश्मीर में हस्तक्षेप फिलहाल नहीं दे रहा। देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर पाकिस्तान जो है वो तमाम चीजें दिखाने की कोशिश कर रहा है देवनाथ जी, लेकिन दूसरी ओर अंदर खाने आतंकियों को लगातार वो एक बार फिर से फंडिंग की कोशिश कर रहा है, आतंकियों को एक बार फिर से पाल पोस रहा है। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।